देश भर में अब E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आम हो चुका है। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण कम होगा और किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस बदलाव की कीमत आम कार मालिक चुका रहे हैं। एक हालिया सर्वे में 2023 से पहले खरीदी गई पेट्रोल कारों में 66% मालिकों ने दावा किया है कि उनकी गाड़ी का माइलेज 10% से ज्यादा घट गया है। कई लोगों ने बढ़ते मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट की भी शिकायत की है। वहीं सरकार और ऑटो कंपनियों का कहना है कि E20 से इंजन का कोई नुकसान नहीं होता है और माइलेज में गिरावट सिर्फ 3 से 5% तक सीमित है। तो क्या E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के लिए परेशानी बन रहा है? क्या ग्राहकों को विकल्प यहां पर मिलना चाहिए? आज इसी बड़े सवाल पर होगी बड़ी चर्चा। तो चलिए कुछ बड़े सवाल आपको बताते हैं। क्या E20 पेट्रोल से सचमुच माइलेज घट रहा है? यहाँ पे 67% वाहन मालिकों ने 10% से ज्यादा माइलेज गिरने का दावा क्यों किया है? पुरानी पेट्रोल गाड़ियां E20 के लिए पूरी तरह तैयार क्या नहीं है? 2023 से पहले की गाड़ियों पर सबसे ज्यादा शिकायतें आखिर क्यों आ रही हैं? क्या E20 से मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्च बढ़ रहा है? इंजन, फ्यूल पंप और इंजेक्टर से जुड़ी शिकायतों का सच आखिर क्या है? देश हित की कीमत क्या उपभोक्ता चुका रहा है? क्योंकि तेल आयात कम करने और एथेनॉल बढ़ाने की नीति का बोझ क्या कार मालिकों पर पड़ रहा है? क्या ग्राहकों को E10 और E20 में विकल्प मिलना चाहिए? एक ही ईंधन नीति या उपभोक्ता की पसंद किसे प्राथमिकता मिले? ये हैं कुछ बड़े सवाल जो हमारे पैनलिस्टों से हम पूछेंगे। अभिजीत बोस, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, डॉक्टर CK जैन, प्रेसिडेंट GEMA ग्रीन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, नवीन सोनी, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट, पूर्व प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया, तेजिंदर सिंह, प्रेसिडेंट IFAT दिल्ली। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। कुछ सर्वे की हाइलाइट्स जो दर्शकों को हम बता देते हैं। E20 यहाँ पर आखिर कैसे माइलेज की बैंड बजा रहा है? जो सर्वे है उसमें साफ तौर से कहा गया है 67% कार मालिकों का 10% से ज्यादा माइलेज गिरा है और ये सभी कारें 2023 से पहले की बनी हुई हैं और वहीं से शिकायत आ रही है। ज्यादा फ्यूल खपत से फ्यूल खर्च बढ़ने की शिकायत भी है। करीब आधे कार मालिकों ने बढ़ते रखरखाव खर्च की भी बात यहां पर की है। और हाल ही में एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स को जो है उपभोक्ता आयोग ने फ्यूल समस्या मामले में उपभोक्ता को राहत दी है और यहां पर रकम लौटाने का आदेश भी कार मैन्युफैक्चरर को किया गया है। अब कहीं ना कहीं सरकार के लिहाज से अगर हम समझे तो इतनी शिकायतें सामने आ रही हैं E20 के बाद और ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड की तैयारी में सरकार एक साल बाद भी E20 को लेकर सवाल खत्म नहीं कर पाई है और इससे क्लियरली हम देख रहे हैं ग्राहक पूरी तरह से परेशान है। तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हर 4 में से एक कार मालिक परेशान है। 24% लोगों ने यहां पर 20% से ज्यादा माइलेज लॉस की शिकायत दर्ज की है। 309 जिलों के कार मालिकों ने सर्वे में हिस्सा लिया है। 45,000 से ज्यादा लोगों ने माइलेज गिरने की बात यहां पे सामने रखी है। इतना ही नहीं, 2023 से पहले खरीदी गई पेट्रोल कारों में सबसे ज्यादा चिंतित सिर्फ 13% लोगों ने कहा है कि माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो वाकई ये वो सवाल जो पूरा देश और हर वो कार मालिक पूछ रहा है कि गाड़ी के खराब होने, उसके रख रखाव का खर्च कौन उठाएगा। चलिए अभिजीत जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट हैं और इसको लेकर मेरे ख्याल से काफी तरह की मुहिम भी चल रही है और वाकई एक मामला तो हमने उपभोक्ता कोर्ट में ही आता हुआ देखा है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, हम तो पिछले 44 साल से कंज्यूमर डेडिकेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं एंड दैट इज आवर रोल कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। और इंडिया जो ट्रांजिशन कर रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ पेट्रोल में, इसका भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये जो है, तो जैसा आपने बोला, पर्यावरण के लिए अच्छा है, फार्मर्स को सपोर्ट करता है और जो हमारा क्रूड ऑयल में जो खर्चा होता है उसमें भी बचत होती है। सो एज अ कंज्यूमर वॉइस वी सपोर्ट दिस लॉन्ग टर्म नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर जो जिनकी गाड़ियां 2023 से पहले की बनी हुई है उनकी शिकायत अपनी तरफ जायज है अपनी जगह।
तो मेरे को लगता है आपने भी बोला कि कंज्यूमर को विकल्प मिलना चाहिए। तो हम जो भी पर्यावरण या जो भी चीज़ें करते हैं वो कंज्यूमर के हित में होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर को दोनों तरह के पेट्रोल की विकल्प मिलने चाहिए पेट्रोल पंप पे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं इसी को लेकर नवीन जी क्या जवाब होगा? देखिए, जहाँ तक का सवाल गाड़ियों का है, आपने भी ऐसे बताया कि 2023 की जो पहले की जो गाड़ियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया था, देखिए हिंदुस्तान में बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें कंप्लायंस के हिसाब से आप गाड़ियां लॉन्च कर सकते हैं। आप कोई भी गाड़ी जो बनाते हैं उसका एक मापदंड होता है जो कि मार्केट से सेट होता है और उसी के हिसाब से आप बनाते हैं। तो 2023 से पहले E10 जो पहले मौजूद हुआ करता था फ्यूल स्टेशंस पे भी, और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को भी बोला गया था कि उनकी गाड़ियां E10 कंप्लायंट होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से उन सारी गाड़ियां जो हैं E10 कंप्लायंट थी, अप टू E10, 0 टू E10 जिसे कहना चाहिए। और बाद में क्या हुआ है कि अभी जब जब से ये E20 तक एक्सेलरेटेड पेस पे ये जो काम हुआ है, उसका एक ही ड्रॉबैक हुआ है कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, उनमें क्योंकि कंप्लायंस 2 तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो मटेरियल कंप्लायंस है कि जो आप गाड़ी के अंदर जो गैस्केट्स लगाते हैं, जो किट्स लगाते हैं, जो पिस्टन के मटेरियल्स होते हैं, वो कंप्लायंट होना चाहिए। बेसिक रीजन इसमें यही है कि फ्यूल जो है, एथेनॉल फ्यूल मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है बाहर से। बिकॉज ये मॉइस्चर पकड़ता है तो उसकी वजह से गाड़ी के अंदर कोरोजन होने के चांसेस है। दो अभी आईआईटी की स्टडी एक आई है जिसमें इस चीज को नेगेट भी किया गया है। लेकिन दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूल माइलेज जो ड्रॉप हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए फ्यूल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 33% एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है। वो कम एनर्जी देगा आपको 33% बनस्पत पेट्रोल के, प्योर पेट्रोल के। तो अगर वो आपने 20% उसमें डाल दिया है तो करीब 5 to 6% का क्या कहना चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप जायज है। मतलब यू कैन बी कैलकुलेटिंग दैट, कैलकुलेटर लेके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं, उनकी कंडीशंस अलग अलग तरीके से रखी गई हैं, तो हो सकता है ये कुछ उससे भी ज्यादा हो जाए और लोगों को इसके बारे में जो जानकारी जो मिलनी चाहिए वो ना मिलने की बजाय उसके बारे में कि एनवायरनमेंट का क्या बेनिफिट है, फार्मर्स को क्या बेनिफिट है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या बेनिफिट है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम कैसे बेटर होते हैं, ये सब चीजें कंज्यूमर देखता है मेरे लिए इसमें क्या है। जब उसको उसके जवाब नहीं मिलते हैं तब इस तरह के सर्विस बहुत आएंगे और उसमें कंज्यूमर जो कह रहा है वो उसकी बात को ध्यान से लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। नहीं तो क्या बात सुनी जा रही है अभिजीत, क्या बात सुनी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और ऐसे में अगर हम देखें तो 2023 से बनी के पहले जितनी भी बनी गाड़ियां हैं उसमें कई तरह की गाड़ियां शामिल है और उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। अगर हमें इस मामले को इम्प्लीमेंट करना है तो एक योजनाबद्ध तरीके से क्यों ना किया जाए? बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भोक्ता है वो पेट्रोल लीटर के हिसाब से नहीं लेता, वो किलोमीटर के हिसाब से लेता है बिल्कुल। कि मेरी गाड़ी कितनी माइलेज देगी। एटलीस्ट हिंदुस्तान में ये कल्चर है और स्वाभाविक भी है, पेट्रोल के रेट जिस हिसाब से बढ़ते रहते हैं। और अगर 5 to 10% माइलेज में फ़र्क पड़ रहा है जैसा कि उपभोक्ता बोल रहे हैं, तो 5 to 10% रेट कम होने चाहिए 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल के। तो ये भी एक लॉजिक दिया जा रहा है। प्लस जो फ्यूल टैंक पे कैप होता है, उस कैप को जब आप देखते हैं ध्यान से तो उस कैप में लिखा होता है और काफ़ी उपभोक्ता ये भी बोल रहे हैं कि 2023 के बाद वाली जो गाड़ी है, उसमें भी E10 लिखा हुआ है, E10 कंपैटिबल लिखा हुआ है। ऐसा भी कई लोग बोल रहे हैं। सो ये थोड़ा-सा विषय जो है काफ़ी गंभीर चर्चा का विषय है फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। तेजिंदर जी, आपकी दिक्कतें आप बताइएगा जरा। देखिए, दिक्कतें बहुत हैं लेकिन असल जो वजह है उस पे कोई नहीं जा रहा। जी बताइए। कई लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, जो किसान है उनको फायदा मिलेगा और बाहर से जो फ्यूल आता है उसपे हमारी जो डिपेंडिंग है वो कम होगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप अंदर खाते जाएँ, तो कहीं न कहीं जो पानी की लागत है वो बहुत लगती है क्रॉप से। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इथेनॉल पे जाएँगे तो क्रॉप्स के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप सुन सकते हैं मुझे? जी बोलिए। हेलो? जी बोलिए। हाँ, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप चाहें, अगर आप देखें तो जो पेट्रोल है उसमें अपने आप में एक लुब्रिकेंट पावर होती है जो इंजन के घर्षण को घटाती है। अगर इथेनॉल को ज्यादा कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो पुराने इंजन को नुकसान करेगा। और दूसरा जो इनकी टेस्टिंग होती है वो होती है इनके लैब में, इस सब जगह। लेकिन ऑन द रोड जब हम आते हैं तो रोड पे चलने से असल चीज पता लगती है कि कितनी स्पीड पे कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, कितना सड़क की रफ्तार है, कितने उसमें हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद एवरेज पे फर्क आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को दोनों चीजों का तालमेल बनाना पड़ेगा। अगर आप कहें जैसे मैं हूँ, तो मुझे अगर किसी चीज का अप्लाई करना है तो उसकी टेस्टिंग मैं पहले खुद करूंगा। जो भी मंत्रालय इसको ला रहा है, मैं चाहूंगा कि वो पहले अपने यहाँ जितनी भी उसकी गाड़ियां चलती हैं जो सरकारी महकमे में है, वो सारी इस पे टेस्टिंग में लगाएं 6 महीना 1 साल। उसके बाद उनको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। उनके खुद के अफसर बताएंगे कि यहाँ पे कितनी एवरेज की फर्क पड़ता है, कितना घर्षण होता है, कितना हमारे इंजन को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज पे अमल में लाएंगे तो सरकार को बेहतर रिजल्ट मिलेगा और जो कमी है वो उसको जल्दी दूर कर पाएंगे। धन्यवाद। नवीन जी, तो हम क्या ये कह रहे हैं कि बिना टेस्टिंग के इस सबको लॉन्च कर दिया गया है? देखिए, जो सरकार ने कहा है इसके बारे में, वो ये साफ साफ बोला है कि कई कई तरह के टेस्ट हुए थे। एआरए जो भी टेस्टिंग बॉडी है, वहां पे टेस्टिंग हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि जब किसी ने इसके अंदर आरटीआई के अंदर ये रिपोर्ट मांगने की कोशिश की, तो उसको बोल दिया गया कि नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। अगर ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को कहाँ से पता चलेगा ये सब चीजें? मैन्युफैक्चरर्स भी इस चीज पे टेस्ट करते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कोई भी गाड़ी जो आज इंडियन रोड पे चल रही है, उसकी टेस्टिंग प्रोसीजर बहुत वेल डिफाइंड है। क्योंकि उसको उसको टेस्ट किए बिना कि वो किस फ्यूल पे चलेगी, ये उसको मालूम होना चाहिए। वो किस टेस्ट साइकिल पे चलेगी, वो उसको मालूम होना चाहिए। और बाकी सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। तो ये रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और कहीं पे लीक भी हुई है। कुछ न्यूज में भी आई है कि 5 से 6% वो रिपोर्ट्स भी कह रही थी कि पुरानी गाड़ियों में नुकसान होगा। तो इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं। इसमें ये बताना आपको जरूरी है कि कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हो रहा है। और जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अगर इसमें E10 से अगर E20 में फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो रहा है, तो कंज्यूमर को बेनिफिट आप प्राइस से भी दे सकते हैं। लेकिन इतना क्या सोचा गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जैन साहब, आपके पास आएंगे, पहले तो आपका टेक जानना चाहेंगे इस पूरे मसले पर क्या है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। बताइए जैन साहब। थैंक यू वेरी मच, मुझे धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने मुझे बुलाया इस चर्चा में, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है। देखिए, हम लोग एक अभी सज्जन ने कहा कि हम लोग माइलेज पर किलोमीटर कितना देता है इस पे गाड़ी खरीदते हैं, बात ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा उतने ही माइलेज क्रॉस करने में कितना टाइम बढ़ गया है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा घर से मेरा ऑफिस 15 किलोमीटर है। आज से 5 साल पहले मेरे को लगते थे 32 मिनट, अब लगते हैं 38 मिनट। तो मेरी गाड़ी तो 38 मिनट चली 32 के अगेंस्ट, लेकिन किलोमीटर मैंने 15 किलोमीटर ही करे। तो मैं किसको दोष दूं? मैं गाड़ी के पेट्रोल को दोष दूं या ट्रैफिक को दोष दूं या किसको दोष दूं? मुझे खुद समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, नीति आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 3 से 5% ड्रॉप होगा और इस ड्रॉप के लिए हमें तैयार रहना चाहिए देश के हित में। कंज्यूमर को तो हमेशा ही पे करना पड़ा है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक सवाल प्राइसिंग का है कि हमें प्राइसिंग का क्यों नहीं कंसेशन मिल रहा है, आप लोगों ने अखबार पढ़े होंगे। ओएमसी जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उनका Q1 यानी 3 महीने का लॉस 75,000 करोड़ रुपए है। आज पेट्रोल का भाव 120-25 रुपए होना चाहिए, जब भी ये 100 रुपए दिल्ली में दे रहे हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को। जैन साहब, यहाँ पर जेब तो खाली उपभोक्ता की हो रही है ना? जैन साहब, उपभोक्ता की ही तो यहाँ पर जेब खाली हो रही है, उसी पर तो मार पड़ रही है।
5 से 7% का आप कह रहे हैं ड्रॉप नीति आयोग ने बताया। सर्वे में देखिए 10% से ज्यादा का ड्रॉप बताया जा रहा है माइलेज में, और जो संख्या है वो लगभग 67% लोगों की बताई जा रही है, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। अब तेल जो है वो महंगा हो रहा है, उसकी भी तो मार उपभोक्ता ही झेल रहा है। गाड़ियों के पुर्जे खराब हो रहे हैं, इस हद तक खराब हो गई कि बहुत बड़ी कार निर्माता को पैसे देने पड़े, यहाँ पर पुर्जा भी रिप्लेस करना पड़ा। अभिजीत बताइए। सर ऐसा है, देखिए जो अभी इन्होंने बताया, मैं उस पर कुछ बताना चाहूंगा। ये कि एथेनॉल जो है बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक होता है, विच मीन्स इट अट्रैक्ट्स और एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वेयर एज जो पेट्रोल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, विच मीन्स इट रिपेल्स द मॉइस्चर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो जद्दोजहद होती है, इससे इंजन पे असर पड़ता है, ऐसा साइंटिफिक रिपोर्ट बोलती है। और दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी गाड़ी को लेके बहुत ही चिंतित रहता है हमेशा। तो उसको अगर जरा सा भी डाउट हुआ, यानी उसका ट्रस्ट जरा सा भी आपने हिट किया, तो वो बहुत परेशान हो सकता है। और वो इस वक्त माहौल बना हुआ है वो यही है कि कंज्यूमर काफी कंफ्यूज्ड है, उसको क्लैरिटी नहीं है। तो कंज्यूमर ट्रस्ट हमको कहीं ना कहीं उसकी तरफ हमें ध्यान आकर्षित करना होगा। यानी सरकार को चाहिए या तो उनको विकल्प दे, या नहीं तो उनको प्रॉपरली तरीके से समझाया जाए कि एक्चुअली है क्या। नहीं, और मेंटेनेंस खर्च भी अगर आप देखें, हम स्क्रीन पर वो डेटा भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। मई 2026 में 29%, अब यही खर्चा जो है 45% जो है वो बढ़ गया है। यानी गाड़ियों का मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा सरदर्द जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रफ आइडलिंग की बात, यहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन की शिकायतें आ रही है, इंजेक्टर फ्यूल टैंक में दिक्कतों का भी दावा यहाँ पर किया गया है। तो ये जब चीजें अगर नवीन जी पहले से भांप ली गई है, तो एक और विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि इसके जब भी एथेनॉल की बात आती है, ब्राजील का एग्जांपल दिया जाता है, दूसरी कंट्रीज के बारे में बोला जाता है, वहां पे अगर आप जाके देखेंगे तो चॉइस कंज्यूमर के पास में है। आपके प्रोग्राम का नाम कंज्यूमर इज किंग। अगर चॉइस आप कंज्यूमर को नहीं दे रहे हैं और एक बेस फ्यूल को आपने E20 बेस फ्यूल बना दिया है, जबकि आपकी 90% कार्स जो है प्री E20 की हैं, हो सकता है मटेरियल कंप्लायंस हो, लेकिन उसके अंदर जो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप है उसका कहीं ना कहीं हर्जाना या भुगताई वो कंज्यूमर दे। इसीलिए कि खाली वो देश हित में है, वो उसको कंज्यूमर को टॉलरेट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये सारी ये जो आज की तारीख में जो बातचीत चल रही है वो यही मेन चीज मुद्दा यही है कि प्राइस डिफरेंशियल तो वही रहा, कोई रिडक्शन हुआ नहीं। हाँ, प्योर पेट्रोल के लिए वो बोलते हैं कि अगर आप 160-170 वाला पेट्रोल लेना चाहें तो वो मिलता है। तो कंपैरेटिवली टू दैट E10 अगर ये मार्केट में रख दें, और जो गाड़ियां E10 से कंप्लायंट है उनमें भी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी हैं, आज से 3 साल या 4 साल चल चुकी हैं गाड़ियां। लेकिन वो कंज्यूमर को समझ में आएगा कि क्योंकि उसको जो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो गाड़ी है वो ही फ्यूल उसको मिल जाएगा, और रेट एडजस्टेड होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि 3 से 5% अगर ये कैलकुलेशन कहती है कि आपकी प्राइस में डिफरेंस, सॉरी फ्यूल एफिशिएंसी में डिफरेंस है, तो प्राइस में भी उसको बेनिफिट होना ही चाहिए। सरकार ने सबके बारे में सोच लिया, सरकार ने किसानों के बारे में सोच लिया, सरकार ने जो है निर्भरता विदेशी तेल पर कम करने के बारे में सोच लिया, यहाँ तक कि ऑटो इंडस्ट्री के बारे में भी सोच लिया। हाँ नवीन जी बताइएगा, कितना फायदा होगा ऑटो इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरर्स को? मैन्युफैक्चरर्स को फायदा या नुकसान तो बहुत मुश्किल है भांपना, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरर्स जो है, जो भी मटेरियल कंपैटिबिलिटी जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उसको एनहांस करने के लिए जो भी फ्यूल मिलता है उसके हिसाब से मटेरियल को चेंज करते हैं, इंजन ट्यूनिंग को चेंज करते हैं, और उसके हिसाब से उन गाड़ियों को क्या नाम से अपडेट किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पुरानी गाड़ियों के अंदर ये इतनी शिकायतें आने लगे, जो कि अभी तक कुछ कहते हैं आई हैं, बट मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें अनक्लैरिटी ज्यादा रही है, तो कंज्यूमर को अनक्लैरिटी रखी गई है, तो उसकी वजह से वो बार बार चिंतित हो रहा है इस बारे में। लेकिन अगर वो हो, तो अगर वो डिक्लेयर करे कि भाई, गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि ये पुरानी गाड़ियां सड़क से हटेंगी, तभी जाके कोई मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा। बट ये चीज बहुत ही नाजायज होगी, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी गाड़ी का जिसका टैक्स दे चुका है वो कंज्यूमर, वो ये नहीं चाहेगा कि वो उसकी एंड ऑफ लाइफ से पहले उस गाड़ी को रिटायर करे। साहब यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं, जैन साहब बताइए। देखिए, अभी भाई साहब ने ब्राजील का एग्जाम्पल दिया जी। वहां पे मिनिमम बेस पेट्रोल की में
E27 है, ना कि 0 है। ओके। बेस पेट्रोल इज E27 और जो वेरिएशन है इट इज अप टू E100। आपकी फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल गाड़ी है, आप E27 बनाए, दोनों में प्राइस डिफरेंस है। हमारे देश में भी अभी E85 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको 22 रुपए कम रेट पे रखा गया है। तो लेकिन वो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए। जब वो पॉपुलर होंगे, हमारे पेट्रोल पंप भी बनेंगे, तो दोनों में डिफरेंस भी आएगा। E85 जो है 20-22 रुपए, और ये और भी सस्ता होने की गुंजाइश है, जो कि होगा फ्यूचर में। अभी ग्रेन इथेनॉल इंडस्ट्री जो है सिर्फ 3 साल पुरानी है। 3 साल से सारा इसका फोकस जो है 21-22 के बाद आया है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। देखिए, अभी एक सर ने बताया यहाँ पे आपके इसमें पैनल में कि पुरानी गाड़ियों में मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। 2023 की गाड़ी आज 2026 कम में 3.5-4 साल हो चुके हैं। कम से कम वो 140% अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि जो जैसी वो 2023 में गाड़ी थी, वो आज 2026 में भी परफॉर्म करे। अनदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रैफिक की कंडीशन, हमारी सड़कों पे 4% गाड़ियां बढ़ जाती हैं, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, इंजन चलता रहता है, लेकिन डिस्टेंस कम कवर होता है। उसका भी तो कंसीडरेशन, क्या हम इथेनॉल भी डालेंगे क्या? तो ये सारी चीजों को हमें उपभोक्ता को भी कंसीडर करना चाहिए कि जितना पहले आसानी से हम चलते थे सड़कों पे, आज थोड़ी सी हर पूरे देश में ओवर क्राउडेड रोड्स है, उपभोक्ता की तो कंधे पे सब कुछ डाल दिया जाता है। उपभोक्ता के तो कंधे पे सब कुछ हमेशा डाल दिया जाता है। सड़कों की आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। जाम तो मेरे ख्याल से सत्य है, हर जगह के लिए सत्य है। सड़क नहीं होती आजकल, गड्ढे ही तो मिल रहे हैं हमें, सड़क भी नहीं मिल रही है हमें। क्या कहेंगे तेजिंदर जी? तो उसी की वजह से तो इथेनॉल, ये चीज तो मैंने पहले भी कही थी कि टेस्टिंग और ऑन रोड बहुत जमीन आसमान का फर्क जमीन आसमान का फर्क है। और अभी जैसे जैन साहब ने भी बोला कि देखिए किलोमीटर वही है, लेकिन टाइम बढ़ जाता है। तो जैन साहब हम ये बात मान ले, आपके जवाब से जैन साहब ये बात मान ले कि यहाँ पे टेस्टिंग नहीं की गई है और बिना टेस्टिंग के जो है यहाँ पर सब चीजें डाल दी गई हैं और सब कुछ जो है उपभोक्ता को बोल दिया गया कि आप समझिए, है? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं कहा। इसकी E20 ट्रैफिक जाम और सड़कें खराब तो सर बहुत पुरानी बात है, इसमें कुछ नया थोड़ी है। नहीं, वो अलग बात है। दोनों चीजों को मिक्स मत करिए प्लीज। टेस्टिंग इसकी 4 साल हुई है, 2014 से 2018 तक इनकी टेस्टिंग हुई है। 2-2 लाख किलोमीटर E20 पे चलाई गई हैं, तब ये इंट्रोड्यूस की गई हैं। उसके बाद भी इतनी शिकायतें? जी, ARI ने चलाया है, उसकी रिपोर्ट उनके पास है, हम लोग बात भी करते हैं। उसके बाद भी इतनी शिकायतें? तेजिंदर जी, आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? पुरानी गाड़ी में पुरानी गाड़ी में शिकायत होगी। जैन साहब एक मिनट, मैंने कहा देखिए रियलिटी चेक होना चाहिए। आप गाड़ी में डाल के उनको अपने जो भी इस मंत्रालय ला रहा है, इसको पहले अपने मंत्रालय की सभी गाड़ियों को चलाए, उनके अफसर 2 साल से बोल रहे हैं टेस्ट हो रहा है, 2 साल से बोल रहे हैं टेस्टिंग हो रही है। देखिए 2 साल से हो रही है, लेकिन आपने इसका पूरा प्रोसेस शायद समझा नहीं है, जाना नहीं। इसके प्रोसेस के तैयार करने में काफी समय लगता है और बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। अगर कहीं पे भी कोई भी चीज में 1% का भी ऊपर नीचे हो गया तो वो गाड़ी में आएगा जब फ्यूल, तो गाड़ी को परेशान करेगा, गाड़ी को नुकसान करेगा। तो इसमें टेस्टिंग ही इतनी सारी है कि जिसको कवर करना ही अपने आप में एक टिपिकल काम है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको पूरी टेस्टिंग के बाद ही लाया जाए। और दूसरी, कस्टमर के पास ऑप्शन होने चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। 2000 में जब CNG आई तब खुद सरकार ने, कोर्ट ने कहा कि क्लीन फ्यूल है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, अभी एनोथॉल आया, सब चीज आई, लेकिन कम से कम कंज्यूमर को चॉइस होनी चाहिए कि उसको किस फ्यूल पे जाना है। क्योंकि एक बार अगर गाड़ी कोई ले लेता है तो वो 15 साल चलाता है और अभी 2-3 साल में ही ये इंजन जो है बदले गए हैं। तो जो 12-13 साल पुरानी गाड़ियां हैं, एक नॉर्मल जो फैमिली है वो पूरे एंड ऑफ द डे तक अपनी गाड़ी को रखरखाव के साथ चलाती है। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पे अमल लाना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँ। मुताबिक तेजिंदर जी, अभी आप इस बात को कैसे आगे रख रहे हैं? आपकी एसोसिएशन कैसे आगे बढ़ रही है? फिर देखिए, हमारी एसोसिएशन जितना भी गिग वर्कर हैं, जितना भी रोड पे ट्रांसपोर्टेशन है, उन सबको लेके नीति आयोग और सरकारों के साथ चर्चा में रहती है। तो हमारे को जो अभी जो है धीरे धीरे समस्याएं आ रही हैं, अभी
रूमर बहुत फैले हुए हैं। जैसे अभी हमारे कुछ दूसरे सज्जन ने भी कहा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंची नहीं है, तो इन रूमर्स का भी कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं और कुछ ऐसी एसोसिएशन हैं जो पक्ष में नहीं है, वो विरोध प्रदर्शन पर भी उतर आती है। और आप आने वाले समय में आप देखेंगे, मुझे लगता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको दिल्ली में इसमें प्रदर्शन भी देखने को मिल जाएंगे कि भाई E20 हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो ये थोपा ना जाए, ये चॉइस होनी चाहिए। समय मेरा लगभग समाप्त हुआ है, लेकिन आप सभी से क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूंगी। अभिजीत बताइए। देखिए, मैं तो क्लोजिंग कमेंट में यही बोलूंगा कि हम ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि कंज्यूमर फ्रेंडली ट्रांजिशन होना चाहिए। कंज्यूमर को, आप सभी लोग ये बात बोल रहे हैं कि चॉइस मिलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैन साहब। जी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपकी माइलेज घट रही है, सारी की सारी इथेनॉल के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी को सोचना चाहिए, उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। अगर आपकी मेंटेनेंस बढ़ी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है। बिल्कुल। ये नॉर्मल एंड ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, इसमें कोई इथेनॉल का रोल नहीं है। ओके, नवीन जी। देखिए, मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप देखें। एक सरकार है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और कंज्यूमर है। सबको अगर कंज्यूमर का ध्यान रख के अगर स्टेप बाय स्टेप साथ में चलेंगे, आज की तारीख में ये नहीं कह सकते कि मैं E85 फ्यूल ले आया तो मेरे को E85 की गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथ में चलेंगे। ब्राजील में भी 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद में वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं। आज जब 85-90% गाड़ियां E10 कंप्लायंट हैं, तो वो कंज्यूमर को चॉइस मिलनी ही चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल मिशन रहे। तेजिंदर जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स, 30 सेकंड है मेरे पास। मैंने भी यही कहा कि किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सब चीजें चेंज हो गई। समय लगता है, पर समय दिया जाना चाहिए कंज्यूमर को सभी ऑप्शन के लिए। बिल्कुल, कंज्यूमर पर कुछ भी थोपना नहीं चाहिए, उन्हें विकल्प मिलना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंज्यूमर इज किंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शिरकत की, दर्शकों को ये पूरा मामला समझाया और मुझे भी इस पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।